एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के बीच एक गुफा। उस गुफा में रहती थीं दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था आर्या और छोटी बहन का नाम था काव्या। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। न रहने के लिए अच्छा मकान था, न कोई खेत। जो भी था वह सब माता पिता की बीमारी के खर्च में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए गुफा ही उनका घर था। बड़ी बहन आर्या गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन काव्या चंचल, मासूम और हंसमुख थी। आर्या रोज जंगल से लकड़ियां लेने जाती और बाजार में जाकर बेच आती और काव्या घर का काम संभालती थी। उस शाम आर्या लकड़ियां लेकर लौटी थी और काव्या भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। आर्या लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख काव्या, आज का गट्ठर बहुत भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार में जाकर बेचना पड़ेगा। तुमने खाना बनाया ना? बहुत भूख लगी है। काव्या चूल्हे के पास से उठकर मुस्कुराती हुई दीदी के पास आती है और हल्के से शिकायत भरे स्वर में कहती है, हाँ दीदी, बना दिया। क्या दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो? कभी तुम भी बनाया करो ना। मैं भी कभी लकड़ियां उठाकर लाया करूंगी। अरे पगली, तू छोटी है ना, इसलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी दिल करता है काश माँ बाबा हमारे साथ होते तो हमें यूं दिन रात मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा लगता। माँ मुस्कुराते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा काम से लौटते वक्त हमारे लिए थोड़ी सी मिठाई ले आते। काव्या की आंखें भर आती हैं। यह देख आर्या उसके पास आकर बैठ जाती है, प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहती है, अरे पगली, फिर वही पुरानी बातें सोचने लगी। काव्या, भगवान ने भले ही माँ बाबा को हमसे दूर कर दिया हो, पर हमें जीने की ताकत भी तो दी है। ये जंगल ही अब हमारा सहारा है। सुन, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं, तो लगता है जैसे बाबा हमें पुकार रहे हों। और चूल्हे से उठता धुआं देखो, ऐसा लगता है मानो माँ यहीं हमारे पास बैठी हो। हम अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम मुझे हमेशा समझा देती हो। सच कहूं तो तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे यह जंगल कितना ही डरावना क्यों ना हो। दोनों बहनों ने उस रात देर तक बातें की। गुफा के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन उस गुफा के अंदर बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहनें तैयार हो गईं। उन्होंने लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। उनका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। चारों तरफ पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराकर अजीब सी धुन बना रही थीं और बीच बीच में किसी जानवर की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे जाती थी। फिर भी दोनों बहनें बिना रुके चुपचाप कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ चलती रहीं। बाजार में एक अच्छी लकड़ियों की दुकान थी। उसका मालिक बहुत दयालु इंसान था। उसने लकड़ियों को देखा, उनकी कीमत लगाई और आर्या को अच्छे दाम देते हुए बोला, ये लकड़ियां तो बहुत अच्छी है। क्या तुम इन्हें लेने जंगल के बहुत अंदर तक जाती हो? हाँ चाचा, हम दोनों अनाथ हैं और जंगल की एक गुफा में रहते हैं। घर चलाने के लिए मैं अच्छी से अच्छी लकड़ियां चुनकर लाती हूँ, ताकि उन्हें सही दाम पर बेच सकूं। देखो बेटी, अगर सच में अपनी गरीबी दूर करना चाहती हो तो तालाब के पास की लकड़ियां लाना। उनकी कीमत यहां बाजार में 20 सोने के सिक्कों तक मिल जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। वह तालाब जंगल के बहुत अंदर है और लोग कहते हैं कि उसके पानी में एक चुड़ैल रहती है। ठीक है चाचा, चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ियां बेचने के बाद आर्या ने बाजार से थोड़ा राशन और कुछ सब्जियां खरीदी और फिर दोनों बहनें अपने घर की ओर चल पड़ी।
रास्ते भर आर्या के मन में वही रहस्यमयी तालाब घूमता रहा। गुफा पहुंचते ही दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। तभी काव्या ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी, आज आप लकड़ी लेने कहाँ जाएंगी? ज्यादा जंगल के अंदर तो नहीं जाएंगी ना? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? नहीं नहीं काव्या, तुम यहीं रहो। मैं खुद जाकर अच्छी लकड़ियां मोल ले आऊंगी। मुझे तालाब के पास वाली लकड़ियां ने और लानी है। अगर एक बार उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया ना, तो हम गांव में अपना एक छोटा सा पक्का घर खरीद सकेंगे। लेकिन दीदी, उस तालाब में तो चुड़ैल रहती है। आप वहाँ अकेली नहीं जाएंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। काव्या जिद पर अड़ गई। उसकी जिद देखकर आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है काव्या, खाना खा लेने दो, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। थोड़ी ही देर में दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और तालाब की ओर निकल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद काव्या ने थकी हुई आवाज में कहा, दीदी, हम कितनी देर से चल रहे हैं? तालाब तो अभी तक दिखा ही नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ अब। इसीलिए तो मैं तुम्हें मना कर रही थी काव्या, मत आओ, थक जाओगी। अरे दीदी, अगर मैं नहीं आती तो आप अकेली पड़ जाती ना। वे दोनों आगे बढ़ ही रही थीं कि तभी अचानक रास्ते में एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई उनके सामने आ बैठी। रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आगे मत जाओ, आगे तालाब है और उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है। यह सुनकर आर्या और काव्या दोनों चौंक गईं। वे एक दूसरे को देखने लगीं और मन ही मन सोचने लगीं, यह चिड़िया बोल कैसे रही है। लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं हमेशा से चिड़िया नहीं थी। उस तालाब की चुड़ैल ने मुझे ये रूप दे दिया है। मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। मेरे पिताजी ने उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की थी। इसी वजह से उसने मुझे चिड़िया बना दिया। यह सुनकर आर्या का दिल भर आया। उसने तुरंत पूछा, तो आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब मैं उस तालाब का पानी पी लूंगी, तभी ये श्राप टूटेगा। लेकिन उस तालाब का पानी लाना नामुमकिन है। तुम अगर उसे हाथ भी लगाओगी तो जल जाओगी, क्योंकि वो तालाब भी जादुई है। यह सब सुनकर काव्या डर के मारे सहम गई, लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते तीनों उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंच गईं। आर्या के पीछे पीछे काव्या और वह चिड़िया भी आ गई। जैसे ही तालाब की ओर किसी की आहट हुई, पानी में हलचल मची और तभी तालाब से चुड़ैल मोहिनी बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी। वह गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी लौट जाओ। मुझे इंसानों की गंध से नफरत है। चली जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस राजकुमारी का किया था। चली जाओ यहाँ से। देखिए, मैं और मेरी ये बहन काव्या, हम दोनों अनाथ हैं। इस जंगल की एक गुफा में रहते हैं और अपना घर चलाने के लिए जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते हैं। हमें पता चला कि इस तालाब के पास की लकड़ियां बहुत कीमती होती हैं और बाजार में उनके अच्छे दाम मिलते हैं। इसलिए हम यहाँ आए थे। रास्ते में हमें यह चिड़िया मिली और इसने हमें अपनी पूरी सच्चाई बता दी। अब मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं इसे आजाद करवाना चाहती हूँ। इसके बदले आप जो कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। इसके पिता ने मुझे यहाँ से हटवाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। ये जगह मेरी है और मैं यही रहूंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन जो मुझे परेशान करेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। आपको इस जगह से कोई नहीं निकालेगा। यह तालाब आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अगर आप इन्हें फिर से राजकुमारी बना दें, तो हम महाराज से भी निवेदन कर सकते हैं कि इस जगह पर कोई भी ना आए। ठीक है, अगर मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब तुमने दे दिया, तभी तुम इस तालाब का जल ले जा सकोगी और उसी जल को पीकर यह फिर से राजकुमारी बन जाएगी।
पहली पहेली सुनो। मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। मैं बिना छुए मार भी सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है डर। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं रोज आता हूँ लेकिन कभी ठहरता नहीं। मैं आता भी हूँ और जाता भी हूँ पर कभी लौट कर नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है समय। सही जवाब। अब तीसरी और आखिरी पहेली। अगर इसका जवाब भी सही दे दिया तभी इस तालाब का पानी ले जा सकोगी। सुनो, मैं जिंदा नहीं हूँ फिर भी रोज मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता और मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? अब आर्या थोड़ी सोच में पड़ गई क्योंकि यह पहेली सच में मुश्किल थी। तभी काव्या की आंखों में चमक आई और वह झट से बोली। इस पहेली का जवाब है रात। बढ़िया। आज तक कोई भी मेरी तीनों पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया था। ले जाओ, जितना तालाब का पानी ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ वापस कभी मत आना। क्या मैं यहाँ की थोड़ी लकड़ियाँ भी ले जा सकती हूँ? तुम्हें अब लकड़ियाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लड़की। आर्या और काव्या कुछ समझ ही नहीं पाई कि चुड़ैल ऐसा क्यों कह रही है। आर्या ने तालाब से थोड़ा सा जादुई जल लिया और उसे उस चिड़िया को पिला दिया। जैसे ही उसने वह जल पिया, वह पल भर में एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। आर्या ने चुड़ैल को भी धन्यवाद कहा और फिर तीनों वहां से निकल पड़ी। वे गुफा की ओर चल दीं। रास्ता लंबा था और चलते चलते तीनों थक चुकी थीं। लेकिन एक दूसरे को हौसला देते हुए वे आखिरकार गुफा तक पहुंच ही गईं। गुफा में पहुंचकर आर्या ने राजकुमारी से कहा। आइए राजकुमारी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर हम सब राजमहल चल देंगे। तीनों गुफा के अंदर चली गईं। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची, सामने का दृश्य देखकर वे सब हैरान रह गईं। गुफा के एक कोने में ढेर सारा सोना चमक रहा था। अब मुझे समझ आया कि चुड़ैल क्यों कह रही थी कि मुझे अब लकड़ियां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब वह कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी। दोनों बहनों ने वह सारा सोना एक बड़े कपड़े में बांध लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों राजमहल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे गांव की चौपाल तक पहुंची। राजकुमारी को देखते ही गांव के सारे लोग चौंक गए। तभी एक चाचा, जिनका नाम गोपाल था, आगे बढ़कर बोले। राजकुमारी जी, आप इतने दिनों तक कहाँ थीं और जंगल की तरफ से कैसे आ रही है? तब राजकुमारी ईशानी ने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब मेरे पिताजी ने जंगल के तालाब की चुड़ैल को वहां से हटाने की कोशिश की थी, तब उसने मुझे चिड़िया बना दिया। मैं 3 साल तक उसी रूप में वहां रहती रही, बस इस उम्मीद में कि कोई मुझे आजाद करेगा। आज ये दोनों बहनें वहां पहुंची। ये बहुत साहसी और समझदार हैं। इन्हीं की बुद्धिमानी और हिम्मत की वजह से मैं फिर से राजकुमारी बन पाई हूँ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो पूरे गांव में किसी से नहीं हो पाया, वह तुम दोनों बहनों ने कर दिखाया है। शाबाश। इसके बाद तीनों राजमहल की ओर चल पड़ी। महल के द्वार पर जैसे ही राजकुमारी ईशानी पहुंची, उसे देखकर सारे सैनिक हैरान रह गए। अंदर पहुंचते ही उसके पिता महाराज देवव्रत भावुक हो उठे। रानी सुलोचना और उसके दोनों भाई वीर और आदित्य खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। राजकुमारी ने सारी सच्चाई महाराज को बता दी कि कैसे आर्या और काव्या ने उसे बचाया और फिर से राजकुमारी बनाया। यह सुनकर महाराज बहनों की हिम्मत और समझदारी की बहुत तारीफ करते हैं और भावुक होकर कहते हैं। आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी मुझे वापस मिली है। उसे ढूंढने के लिए
मैंने न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन चुड़ैल ने मेरी एक न सुनी। आज तुम्हारी वजह से मैं उसे फिर से देख पा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। महाराज, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य था और हमने बस वही किया। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे राज्य में तुम जैसी नेक बेटियां भी हैं। सच कहूं तो मैं अपने दोनों बेटों के लिए ऐसी ही समझदार और साहसी रानियों की तलाश में था, और आज मुझे वे मिल गईं। यह सुनकर आर्या और काव्या कुछ समझ ही नहीं पाईं। तभी महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों बहनें महाराज के फैसले से खुश तो थीं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक मिलने से थोड़ी घबराई हुई भी थीं। मगर राजकुमार वीर और आदित्य दोनों समझदार थे। उन्होंने बहनों को वैसे ही अपना लिया जैसी वे थीं, और इस तरह सब राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे।